अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं नया दौर लाइफस्टाइल। 220 करोड़ से जायद का बिजनेस करने वाली मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट के नामवर राइटर नासिर अदीब साहब आज हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं नासिर साहब आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी ये बात सुनकर तो और अच्छा हो गया। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आते ही मेरी तारीफ से काम शुरू कर दिया, क्या ही बात है। अच्छा ये बताएं कि आप सरगोदा से लाहौर कैसे आए, ये सफर कैसे अच्छा, स्टार्ट ये तो किया? मैं बताता हूँ। पहले ये बताएं कि आपने कहा मुझे कहते हैं साबिया सोबिया अशरफ जी जी, कहते हैं। नाम क्या है आपका? सोबिया तो अशरफ ही है फिर आप मेरा ये नाम। कहने कि मैं आपकी बोल रही हूँ सोबिया अशरफ। तो आपने पूछा कि मैं सरगोदा से लाहौर कैसे आया? जी जी, बस में। वो तो सभी आते हैं गाड़ी पे। नहीं, कोई रेलगाड़ी में भी आता है, रेलगाड़ी में? आप कोई रेलगाड़ी में अपनी आए कार में भी थे? आते हैं। मैं बस में आया था। अच्छा, आप बस में आए जी, थे। मैंने अपने चचा से कहा, वो मेरे बड़ी बहन के ससुर थे, हम्म थोड़े पढ़े लिखे। तो मैंने कहा जी वो अमीन सानी लाखपति था, वो मर गया, अखबार में तो नहीं आया। हम्म तो कहता उसने कोई पाकिस्तान बनाया था जिसका नाम आता है। मैंने कहा जी अखबार में किन का नाम आता है? हम्म। उनके अखबार में उनका नाम आता है जिनका काम बेटे नस्लों को मुतासर करे। वाह। तो वहां से मेरे जहन में हुआ कि मैं मशहूर हूँ। मुझे ये शौक था बचपन से कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, हम्म तो अखबार में खबर लगे कि आज फलां आदमी इस दुनिया से चला गया। ये एक जहन में शौक पैदा हुआ। इस शौक को लेकर मैं पढ़ता रहा। सही। फिर एक दिन मैंने पता किया तो अखबार में देखा कैप्टन सरवर शहीद थे, निशाने हैदर, पहला निशान हैदर मूवी। हम्म। उनका अखबार में फीचर छपा, बीवी की तस्वीर, बेटी की तस्वीर, बेटे की और उनकी। तो मुझे पता चला हर साल छपता है जब भी उनकी हम्म शहादत का दिन आता है, इसलिए छपता है कि उन्होंने निशाने हैदर लिया। हम्म। तो मैंने कहा मैं आर्मी जाता हूँ। मैं आर्मी में अप्लाई कर दिया FA के बाद। और फिर जनाब मैं सिलेक्ट हो गया। और हमारे बैच में हम दो ही लड़के सिलेक्ट हुए, एक मैं था और एक परवेज मुशर्रफ था। तो फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ कैसे आए? हाँ, अभी सुने तो बात, सवाल किया तो जवाब ले। वो मैंने परवेज मुशर्रफ साहब से ही पूछा जब हम वापस आ रहे थे। मैंने कहा यार ये निशाने हैदर मैंने लेना है, ये इसका क्या तरीका है? हम्म कहता तुम्हें निशाने हैदर लेने का क्यों शौक है? मैंने कहा मैं मशहूर होना चाहता हूँ। हम्म। कहता ठीक है, लेकिन निशाने हैदर मरने के बाद मिलता है। तो मुझे ख्याल है, मैंने कहा उस शोहरत का मुझे क्या फायदा जो मुझे मरने के बाद मिले। मैं आर्मी छोड़ के भाग आया। तो लिखने का शौक था, लिखना शुरू कर दिया, नावल लिखे। वो नावल जैसे फिल्मों में हिट होते हैं, फिल्में हिट होती हैं, मेरे नावल भी हिट हो गए। सही है, जबरदस्त। तो पहली जो आपको सैलरी मिली थी उसका क्या किया था आपने? मैं शुरू से बड़ा शुक्र किसे कह लें, क्योंकि मैं 2 साल अपने घर से गुजारे हम्म। थे बगैर पैसों के। अच्छा। तो मुझे पैसे की कदर कीमत थी। हम्म मैं उन पैसों को बड़ा संभाल के रखता हम्म। था। और जिंदगी में मैंने आज तक कभी फजूल खर्ची नहीं की, किसी भी किस्म की। बेगम पे भी नहीं खर्च करते? नहीं, बेगम को तो मैं सब कुछ दे देता हूँ ना। अच्छा। मैं मतलब देखे, मैंने घर बनाया बेगम का नाम लगाया, गाड़ी ली बेगम का नाम ली, 2 दुकानें ली बेगम का नाम ली, मेरे नाम। तो एक दिन मेरे साथ लड़ पड़ी। मैंने कहा मेरे साथ क्यों लड़ती है? मेरे पास एक टची केस है, उसमें चंद कपड़े हैं। अगर आप लड़ेगी मैं टची केस उठाकर चला जाऊंगा। आपके पास तो सब कुछ है, मैंने दिया, फिर भी आप मेरे साथ लड़ती है। उसके बाद नहीं लड़ी। नहीं, कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि जिसको आप अभी भी भूल ना पाते हो, कि मैं जब नया नया आया था तो इंडस्ट्री में फलां बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैंने कहानी सुनाई थी, अल्लाह जन्नत बख्शे, इकबाल काशमी साहब को जी पहली जी। कहानी सुनाने का मुझे हम्म वहां मौका मिला। जब कहानी के मैंने 5-4 सीन सुनाए, हम्म। तो एकदम कहने लगे कहानी खत्म हो गई, बंद कर दे। मैंने कहा जी कहानी तो अब शुरू हुई है। अच्छा। कहते हैं यार मेरी बात सुनो, जहां हम फिल्म को खत्म करते हैं वहां से तुमने फिल्म शुरू की। पहले तो यही बात गलत है। चलो तुमने हम्म शुरू कर ली। विलन आए रेड लेके 16-17, और उन्हें गांव के ऊपर अटैक किया हुए कि उसके बाप को मर्डर कर दिया, उसकी लाश को गांव के चौक में रखा, इधर उधर रेड़े घुमाए, क्या बात हम्म है। उसके बाद उसने उसकी भाभी से कहा कि बुला उस मौले ने जेड़ा बड़ा जिसे पुड़कदी से, हम्म कि आके तेरे वैन सुने। उसने मौले को आवाज मारी, मौला भाग के आगे मेले में लड़ रहा था। उसका दोस्त था अफजाल अहमद, वो हम्म। मौलिया मौलिया क्या के पुकारता जाता है। और उसके बाद वो कहता है मलका ने तेरे को कत्ल कर देता है। बड़ा अच्छा तुमने जुमला लिखा है, कमाल है। कि हम्म। वो कहता है कि कत्ल ते हुण होणगे रोशना, जिन्हें जम के भी साਡਾ दुश्मन बनना। वो आया और उसने फाइट किया और उसने उसके बेटों को मर्डर कर दिया। बांडा हो गया फिर। इनके सर जी ये स्टार्ट है, बहस होगी।
आखिरकार उसने एक बड़ी मुखल्लस सी मुझे गाली देकर कहा कि किसने तुम्हें कह दिया तुम राइटर हो, चलो दफा हो जाओ निकलो यहाँ हम्म, से। मैं कमरे से निकल गया रोता हुआ। रोते हुए? जी। क्या एज थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी एज थी, ये वाकया है 1973 का। एक आदमी जिसको लोग निक्कू कहते हैं और चिट्टा अनपढ़ है, चपड़ासी का हम्म। काम करता था, ये असलम असलम रानी का चपड़ासी था। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, डायरेक्टर बन गया। तो उसने मुझे गाली देकर दफ्तर से निकाल दिया। तो ये दास्तान मैंने उनको सुनाई। हम्म। तो वो जो ऐनक वाला लड़का था उसने मुझे कहा यार मुझे सुनाने वो कहानी सुनाओ कि वो कौन सी कहानी है। मैंने उनको कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद वो उठा, इंटरवल तक सुनाई, उसने हम्म। सिगरेट बुझाया एस्ट्रे में जो अली साहब के टेबल पे पड़ा हुआ था, और एक जुमला बोला कि आगा साहब मैंने नहीं पता कदों राइटर बनेगा, लेकिन जिसने राइटर बनेगा सारे राइटर घर चले जाए। आपको समझ आती है ना पंजाबी? जी जी, मैनू आंदी पंजाबी। अच्छा। सुनाओ अच्छा, सुनाओ तुसी। वेरी गुड, तांते बोलनी भी आती। हाँ जी, बोलनी भी आंदी। मेरी माँ ने मैंने जगाया, मैं उठा तो मेरे देखे मेरी माँ सिराने ते कलामे पाक रख के पढ़ रही थी। अच्छा। मैंने मैं पुछती, कहती पुत्र तू क्या बनना चाहना? हम्म। मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहना। कहती वो की होता है। अब मैं सोच में पड़ गया कि अनपढ़ माँ को मैं कैसे समझाऊं कि राइटर की होता है। हम्म। खैर मुझे कोई थोड़ी समझ आई। मैं क्या माँ मैं फिल्मां दी कहानियां लिखसा, उससे फिल्म बन सी, मैं मशहूर हो वैसा, फिर तेरे पुत्र ना रेडियो ते बोलेगा। कहती हल्ला हल्ला हल्ला। अच्छा। लेकिन मुझे पता चल गया उसके चेहरे से कि उसको समझ नहीं आई। अच्छा। तो उसने एक तारीखी जुमला बोला। कहती पुत्र मैंने ऐ तो नहीं पता कि तू के बनना चाहता, हम्म। पर तू जो भी बनना चाहना ना तू लाहौर लग भाई, इंशाल्लाह एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन सके मां एहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जन्मे। तो फिर ये जुमला मैंने जिंदगी में सारी जिंदगी सुना और आज तक सुन रहा हूँ। और आज भी मेरा मुल्तान में प्रोग्राम था, हम्म। वहां भी जो मुकर्रर बोला वो यही बोला कि हम्म। नासिर बीर दोबारा पैदा नहीं होगा। तो मुझे माँ याद आती रही और मैं रोता भी रहा। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी स्टोरी ने एक रिवोल्व दिया है हमारी इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री को, जो कि एक बहरान का शिकार थी। अच्छा, ये बताएं कि पहली जो मोला जट थी और ये वाली जो द लेजेंड ऑफ मोला जट है, इसके कितने पैसे मिले आपको? पहली बात तो यह है कि मैंने जिंदगी में, आपको बता दो, कभी किसी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं इतने पैसे लूंगा। मैं प्रोड्यूसर को सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जी मैंने पिछली फिल्म के इतने पैसे लिए, हम्म। अब आप जो मर्जी हो दे। नहीं, पहली मोला जट के मैं कितने वही पैसे बता रहा मिले? हूँ देखो। देखो वो बता रहा हूँ उनके बाद के, मेरे पास सरवर भट्टी सब आए, हम्म। मैंने फिल्म बनानी, मैंने कही बनाए, कितने पैसे लाओगे? मैं कही 30 लाख रुपए। मैं अच्छा। उसमें 30,000 रुपये, मैं उसमें हम्म। 30,000 रुपये लेता था। कहना मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। कही मैं फिल्म में मैं क्या करूँ, कितने पैसे दे सकते हैं? तो फैसला ये हुआ, कहता जी ये 1,000 रुपये पकड़े, हम्म। आप मेरी फिल्म की कहानी लिखें, जब हम्म। मुकम्मल शिफ्ट करेंगे मैं आज चेक लिख के रख दूंगा, मैं आपको वो चेक दे दूंगा। कही ठीक। 1,000 रुपये लेके काम शुरू कर दिया, फिल्म मुकम्मल हो गई। इस दौरान मेरी गाड़ी खराब हुई, उन्होंने 6,500 रुपये बिल दिया, हम्म। 7,500 रुपये मेरे पास आ गया। जब मैंने मुकम्मल शिफ्ट दिया तो मैंने कहा जी वो चेक मेरा नहीं देगा। हम्म। कहना कौन सा चेक? मैं वो जो आपने कहा था कि मैंने लिख के रख दिया। कहता हाँ वो मैंने कहा था, लेकिन आपने ये कहा था कि आप जो देना देंगे मैं वो ले लूँगा। कि आपने नहीं कहा? मैंने कहा है। हम्म। कहते मैंने बस इतनी देना। मैंने कहा, चुप कर गया। फिर ये आगे लेजेंडर मौला जाता। यानी आपको इतना मुआवजा नहीं मिला उसका जितना आप डिजर्व करते थे, और आपको 30 लाख का जो वो चेक था वो भी आपको नहीं दिया गया? 30 लाख नहीं, 30,000 के अच्छा, मतलब तीस उस वक्त हजार मेरा रेट 30,000 था। अच्छा, 30 हजार। सोबिया जी बात यह है कि मुझे आज तक इस मौजूदा दम तक भी हम्म। वो मुआवजा नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। लेजेंड ऑफ मौला जट मैंने जब साइन की तो बिलाल से मेरे से पूछा हम्म। कि आप कितने पैसे लेंगे। मैंने उनको बताया कि मैंने सखी बादशाह लास्ट फिल्म लिखी थी, एक मुकम्मल स्क्रिप्ट, हम्म। 96 में वो रिलीज हुई थी, उसका मुझे 1,80,000 रुपये मिला था। आज 2016 में आप मेरे पास आए हैं, हम्म। मैंने ना उसके बाद कोई मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा है, ना मुझे पता कि कितने पैसे आपका जो बिल करेगा। उसने मुझे 15 लाख, मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। तो ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा नासिर अदीब साहब, आपने 414 जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग की, फिल्म की स्टोरियों की,
तो आपकी अपनी पसंदीदा स्टोरी कौन सी है? मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा फ़िल्म है वो हम्म। पहले नंबर पर वहशी जट, अच्छा। दूसरे नंबर पर ये आदम, हम्म। तीसरे नंबर पर काले चोर, हम्म। चौथे नंबर पर मौला जट। पहले नंबर पर मौला जट क्यों नहीं? और अब पांचवें नंबर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट है। पहले नंबर वजह देखें देखिए जी, मौला जट में मेरे मकालमे जो है वो नंबर 1 है इन हम्म। 414 फिल्मों में। हम्म। लेकिन जो कंटेंट है या जो पंजाबी फिल्म का जो सही कल्चर है और पंजाबी फिल्म में लोग कैसे काम करते हैं या कैसे होते हैं, हम्म। वो वैसी जट एक सनद है। उसके बाद जो दूसरी फिल्म है वो ये आदम है। वो आप कभी टाइम मिले नेट से निकाल के वो देखिएगा। उस पर हम्म। मुझे नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। उस फिल्म को देख के आपको पता चलेगा कि नासिर अदीब की चीज। अच्छा, आप पंजाबी डायलॉग्स के माहिर हैं, आपने बहुत ज्यादा मशहूर पंजाबी डायलॉग्स लिखे, तो आपका अपना पसंदीदा डायलॉग कौन सा है जिसे लगता है, आपको लगता है कि अवाम में मशहूर होना चाहिए था लेकिन अवाम ने उसको पसंद नहीं किया? वो वैशी जट का डायलॉग था। हम्म। वैशी जट के बड़े लोगों ने डायलॉग पसंद किए थे। मुखो जट्टी का मैं त्या बड़ी हर दिमाग और सुल्तान राय का कत्ल हम्म। त्यों होंगे जिन्हें जम के आला साइड दुश्मन बनना है। और फिर उनका वो मकालमा जो मुस्तदा से मौला तेरा की बयान है, सामने दुश्मन बैठे होते हैं, हम्म। कहता लिखो थानेदार है इन्होंने मारन तो बाद इन्होंने पोतरे भी मारांगा। इस किस्म के डायलॉग बड़े मशहूर हुए और मौला जट के डायलॉग बड़े मशहूर हुए। लेकिन मुझे एक डायलॉग का बड़ा ही दुख है कि वो लोगों ने सुना तो जरूर और समझा भी, दाद भी दी, हम्म। लेकिन उसको कभी महफिल में दोहराया नहीं। हम्म। वो डायलॉग ये था कि वो अफजाल जो है वो सुल्तान राय को, जो मौला जट है, उसको कत्ल वगारत से रोकता है। हम्म। तो उसके बाप जो गंडासा लगा रहा था तो उसको वो कहता है कि चाचा सानू सुलह दा लग कह के आप फिर गंडासा लाने लग पे। हम्म। वो कहता है कि तेन की पता हो बैर की होंगे, इस किस्म का डायलॉग वो बोलता है। तो कहता है कि सियाने कहते हैं कि जख्म पुराना नहीं होना चाहिए वरना हम्म। नासूर बन जाता है। वो गंडासे ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ कि वैर ਤੇ शराब जिन्नी पुरानी हो उन्नी स्वाद देती। उसमें फिर अफजाल वो आगे डायलॉग बोलता था जो मेरा पसंदीदा है आज तक। हम्म। कहता है चाचा तू कहना असी मलक मारिया ते मलक कहते ने असी जट मारिया, ते वाह। मैं कहना दो इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। ये मुकालमा मुझे बहुत। सही, जबरदस्त, वाकई में सही कह रहे हैं, मैं भी इत्तेफाक करती हूँ, वाकई बहुत अच्छा मुकालमा है आपका। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर आप बिलाल लशारी होते और आपके पास दो ऑप्शन होते कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इंतखाब करना है, और एक होता खलीलुर रहमान कमर और दूसरा होता नासिर अदीब, तो आप किसको सिलेक्ट करते? सिलेक्ट तो मैं अगर पंजाबी फिल्म बनाता तो नासिर अदीब को ही करता। हम्म। लेकिन एक मैं बात बताऊं ऑन एयर कह रहा हूँ, हम्म। राइटर मैं खलीलुर रहमान को अपने से बड़ा मानता लेकिन अगर आपको हूँ। अगर खलीलुर फिल्म रहमान में कमर के साथ जी स्क्रिप्ट राइटिंग करने का मौका मिलता है, तो जी आप उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे? नहीं, मेरा बेहतरीन दोस्त है, पहले सीन पर लड़ाई हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसने कहना जो मैंने लिख दिया ये फाइनल है, तो मैं कहना नहीं, मैं क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो वैसे भी मैं हम्म। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना ये मिल के होती ही नहीं है, मैं इसमें बिलीव नहीं अच्छा, ये बताएं कि खबरें आ रही हैं कि आपको भारत से भी स्क्रिप्ट राइटिंग की जो है ऑफर्स आ रही हैं, ये सच है? करता। एक्सक्यूज मी, आ नहीं रही है। मैंने बाहर एक फिल्म ऑलरेडी लिखी थी जिस वक्त फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। हम्म। तो मैंने चंडीगढ़ के एक प्रोड्यूसर हैं डीपी अर्शी और इकबाल ढिल्लू, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मुझे कैनेडा बुलाया और मैंने कहानी लिखवाई हम्म। और उसका नाम था दी रिटर्न ऑफ जूना जट बोर्ड। हम्म। फिर जब ये मौला जट रिलीज हो गई हम्म। तो फिर डीपी अर्शी का वो फोन आया और उसने मुझे $1000 जो थे वो भेज दिए उसके लिए, इसके वेस्टर्न के लिए, बेस्ट वो किया अलाइड बैंक के लिए, वो मिले आया। तो अब मैं कनाडा जा रहा हूँ उसकी दूसरी फिल्म लिखने के लिए। बम्बई से मुझे फिल्म की ऑफर आई। बम्बई से आपको जी, ऑफर आए? जबरदस्त। इनकी फिल्म जो मैंने पहले की थी वो 15, बम्बई से किसकी तरफ से आपको मैं ऑफर आए? बताता हूँ, ये फिल्म जब मैंने लिखी थी, जो पहली फिल्म वो 15 हम्म। लाख रुपए में लिखी थी।
जो उनकी जो रिटर्न ऑफ यूनाइटेड मोड, इसका जब उसने मुझे एडवांस भेजा तो उसने मुझे कहा कि इसका मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा। मैं चूंकि हिंदुस्तान की फिल्म थी, मैं मान लेना चाहिए कि वहाँ भी मेरा नाम होगा। बम्बे से मुझे ऑफर आई इकबाल ढिल्लों के जरिए। उसने कहा जी बम्बे का एक प्रोड्यूसर है, वो आपको साइन करना चाहता है, आप दुबई आ जाए। मैंने कहा जी पहले पैसे तय कर ले, मैं आ जाता हूँ। कहता आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा कि मैं 50 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए लूंगा, और इसके अलावा मैं 5% शेयर लूंगा बिजनेस में। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। अगले दिन उसका फोन आया, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हम 5% देने के लिए तैयार हैं, पैसे हम 30 लाख रुपए देंगे। हम तो या वो शेयर न ले और 50 लाख रुपए में फिल्म साइन कर दी। मैंने कहा उन्हें कह दें कि शेयर ना दे बेशक, तो 1 करोड़ रुपया मुझे दे दे, मैं लिखूंगा। उसके बाद मुझे अभी जवाब नहीं आया। अच्छा, अभी जवाब नहीं आया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपने कहा है कि द लेजेंड ऑफ मोला जट 2 भी मैं ही लिखूंगा, तो ये बताएं कि उसमें द लेजेंड ऑफ मोला जट 2 में आप नूरी नथ और मोला जट के अलावा कोई और नया करेक्टर भी मुतारफ कराएंगे? द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अगर बनी, क्योंकि अभी तो मेरे सामने कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है, अगर बनी तो ये तो तयशुदा बात है कि उसका राइटर मैं हूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये तयशुदा बात है कि उसमें 2 करेक्टर नहीं होंगे, नूरी नथ भी नहीं होगा और दारो नथनी भी नहीं होगा। मौला जट होगा, दानी होगी, मुखो होगी, तो मुद्दा होगा, नूरी नथ नहीं होगा। तो उसकी जगह आप उसकी किसको जगह लेके एक आएंगे? और करेक्टर होगा और उसका नाम होगा बबरस। बबरस? जी, ये मैंने नया विलन क्रिएट किया है, जो इंशाल्लाह लोग नूरी नथ को भूल जाएंगे। नूरी नथ को भूल जाएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है नासिर और साहब। ये इसलिए भी जरूरी है कि चेंज होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपने अफजाल अहमद साहब के साथ मिलके काम किया, जन्म जन्म की मैली चादर एक जी। शाहकार था स्टेज ड्रामा, तो उनका इंतकाल हो गया, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि उसके बाद कोई उस तरह से स्टेज ड्रामा भी नहीं आया, और आज का स्टेज ड्रामा वो स्टेज ड्रामा नहीं रहा। अफजाल अहमद को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने अंडर एस्टिमेट किया। अफजाल अहमद पाकिस्तान का अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से देखें, तो वो पाकिस्तान का दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर था। लेकिन उसको सिवाय मेरे किसी ने जाना नहीं, और मैं राइटर था, मैं डायरेक्टर था नहीं। तो मैंने उसके लिए एक नई क्रिएट की थी फिल्म खुद, जिसको मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर मिले ना अगर आपको नेट पे, जी आदम तो देखिएगा। एक तो माशरती मसाइल पर था, और उसके हिसाब से बड़ी बात यही थी कि वो मैन ओरिएंटेड नहीं था, वो वोमन ओरिएंटेड ड्रामा था। उसको औरतों ने बहुत देखा। आप देखें ये इस मौला जाट, लेजेंड ऑफ मौला जाट की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक्शन फिल्म होने के बावजूद उसमें गाना भी कोई नहीं, और सबसे ज्यादा उसे औरतें और बच्चे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपने दोबारा द लेजेंड ऑफ मोला जट पे बात की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फिल्म स्टार शान ने कहा है कि जो पहली वाली मोला जट थी असल में वो जो है वो हिट हुई है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? किसने ये कहा है? फिल्म स्टार शान ने। फिल्म स्टार शान ने कहा कि पहली मौला जाट हिट हुई है? असल में पहली मोला जट हिट हुई है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि मौला जाट के बाद उसी डायरेक्टर ने, यूनुस मलिक ने और मैंने फिल्म बनाई जट इन लंदन। उसमें मुस्तफा कोशी भी था, सुल्तान राय भी था, आसिया भी थी, सब कुछ थे, सारे वही किरदार थे, डायरेक्टर भी वही था, राइटर भी वही था। वो फिल्म हिट भी हुई, लेकिन एक रूटीन की हिट फिल्म हुई, आगे नहीं बढ़ सकी। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये मौला जाट हिट हुई? मौला जाट अगर हिट हुई होती तो फिर जट इन लंदन भी इतनी ही चलती ना, ऐसे शोर उसके भी पड़ते छोरे, लेकिन वो नहीं बने। क्यों? कि लोगों को वो नहीं उस तरह की से टच किया। इस फिल्म की खूबी ही ये है कि जब ये फिल्म चलती है तो सबसे पहले लोगों को वो पहली मौला जट जो है ना जहन से निकाल देती है। उस फिल्म में खामी ये थी कि वो फिल्म जब शुरू होती थी तो लोगों को पहले मौला जट याद आ गई, लिहाजा
लोगों ने उसको उतना रिस्पांस नहीं किया जितने उस मौला जट को किया। ठीक। इसको क्यों उस मौला जट से आगे लेके जा रहे हैं? हम्म। आपने देखी है फिल्म? जी देखिए मैंने, पहले मौला जट देखी है? पहली भी देखी है मैंने। पहले भी देखी है। अब मुझे ये बताइए, जब ये मौला जट शुरू हो तो पहली मौला जट याद नहीं आती। ये दुनिया एक नई क्रिएट हो गई। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस और जो भी डायलॉग्स का डिफरेंस। डायलॉग का डिफरेंस, कहानी का डिफरेंस और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस, सबसे बड़ी बात यह है कि जोग्राफी का डिफरेंस हम्म। और एक नई दुनिया जिसमें आज की दुनिया की कोई चीज नहीं है। कहीं आपको बिजली का खंभा नजर आया? आपको एक पुराने दौर की फिल्म लगती है। हम्म। यहाँ कोई आपको पुलिस नजर आई? अच्छा, शान ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि आप क्योंकि माशाल्लाह पंजाबी के राइटर हैं और पंजाबी एक्सेंट को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो फवाद खान थे और मायरा खान, उन दोनों ने जो है वो पंजाबी एक्सेंट के साथ ना इंसाफी की है, इंसाफ नहीं कर पाए। तो आप नहीं उनको कुछ एक्सेंट के हवाले से तरबियत दे पाए? नहीं, मैं तो हर सीन जो है बोल के रिकॉर्ड करवा के हम्म। मायरा खान का और फवाद खान का बिलाल को देता था, और बिलाल वो रिकॉर्डिंग उनको भेज देता था, उसके मुताबिक वो तैयारी करते थे। हम्म। लेकिन देखिए, नई एक्सेंट अगर उनको लगा तो ये शान को नहीं लगा, अच्छा, अवाम को लगा। आवाम को लगा। अगर अवाम को न लगा होता तो वो हम्म। फिल्म आज कहाँ बिजनेस कर रही होती। ये ही थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर। उसमें मैं भी शामिल हूँ, शान भी शामिल है, सब, कि हम किसी की कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते, हम उसे दाद नहीं देते। अच्छा, अगर आपके पास तीन डायरेक्टर्स जो हैं वो आए और कहें कि स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी है बिलाल अशारी के अलावा, सैयद नूर, यूनुस मलिक और हसन अस्करी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? हसन अस्करी साहब को। वजह? हसन अस्करी जो है, मेरे हिसाब से एशिया में उसकी टक्कर का कोई डायरेक्टर नहीं। उसकी एक हम्म। बैड लक है कि मैंने एक जुमला बोला था एक तकरीर में, कि लोग कहते हैं कि जी इंडस्ट्री में कहानियां खत्म हो गई हैं, स्क्रिप्ट नहीं है, वो है। हम्म। तो मैंने कहा हम तो मेमार हैं, हमारे पास ताजमहल का नक्शा है, हम्म। लेकिन ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां चाहिए। शाहजहां मिला ना बिलाल लशारी को, तो हम्म। मौला जट बना। जिस दिन शाहजहां हसन अस्करी को मिल गया, हम्म। वो यकीनन ताजमहल बनाए। वो वाहिद डायरेक्टर है हम्म। जो बिलाल लशारी की टक्कर की डायरेक्शन कर सकता स्टेज ड्रामा या फिल्म? है। हसन अस्करी की बात करो। नहीं, हाँ, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? फिल्म। फिल्म क्यों चूज करेंगे आप? इसलिए कि फिल्म वो मीडिया है जिससे हम कौमों की सोच बदल सकते हैं। और अगर आप दुनिया में गौर करें कि बदकिस्मती हमारी हम्म। कि हमारी सोसाइटी फिल्म को ओन नहीं करती, इसकी अहमियत का किसी को पता नहीं है। हमें अभी तो ये, अब तो खैर लोग ओन करने लग गए, हम्म। वरना इससे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कंजर कहते थे या भंड कहते थे। आपकी नजर में कौन सी एक्ट्रेस सबसे अच्छी है जिसको एक्टिंग आपको लगता है कि आती है? साइमा, या फिर मायरा खान, या महविश हयात? मेरे हिसाब से जी ये तीनों रोशन सितारे हैं हम्म। आसमान के, लेकिन तीनों की रोशनी अपनी अपनी है। वाह, सियासी बयान दे दिया है आपने। ये सियासी बयान ने दिया, ये बिल्कुल सच है। उसकी वजह जो सैमा कर सकती है वो मायरा नहीं कर सकती, हम्म। जो मायरा कर सकती है वो महविश हयात नहीं कर सकती, और जो महविश हयात कर लेती है वो ये दोनों नहीं कर सकती। अपने अपने फील्ड में तीनों जो है भी मास्टर हैं। अच्छा, आपकी बेटी माशाल्लाह जोया नासिर भी इस वक्त एक्टिंग कर रही हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम बना चुकी हैं। उनका ड्रामा मेरे हमसफर भी बड़ा हिट हुआ। जी। तो जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की तो आपने उनको सपोर्ट किया, या आपने कहा कि नहीं ये बहुत मुश्किल फील्ड है, आप ये सिलेक्ट ना करें? नहीं, मैंने उनको समझाया था, इतना ज़रूर समझाया था, जब उसने ख्वाहिश की मेरे पास, मेरी बेगम आई, तो मैंने अपने बच्ची को बुला लिया, बिठाया। हम्म। मैंने कहा बेटा तुम ये काम करना क्यों चाहती हो? तो उसने कहा अबू मैं करना चाहती हूँ, मेरा शौक है। ठीक है हम्म। करे, लेकिन एक बात याद रखें, बस मेरी एक ही शर्त है। हम्म। कहते क्या? मैंने कहा मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल गुजारे हम्म। और टॉप का राइटर था मैं। हम्म।
डायरेक्टर भी था। हम्म मैंने कहा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जिस मर्जी आदमी से पूछे कि मेरा बाप कैसा, हम्म जिस मर्जी वो लड़की से पूछे मेरा बाप कैसा, अगर कोई ऐसी बात बताए जिससे आपका सर झुक जाए तो मेरा आंखें गले बांध दो, काम करो जितना मर्जी हो करो, मेरे पास कोई ऐसी बात ना है कि मेरा शर्म शर्म से झुक। उसने कहा वो ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा जाए काम करो। अगर आपने दूसरी शादी करनी हो और आप आमना उल्फत के पास जाए, अपनी बेगम के पास, और इजाजत मांगे दूसरी शादी की, तो आपको क्या लगता है कि उनका आगे से रिएक्शन क्या होगा? वो इतनी समझदार खातून है और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी इतने समझदार हैं कि अगर मैं उनसे कहूंगा कि मैंने शादी करनी है हम्म और उनको बताऊंगा ना कि वजह क्या है, शायद वो सवाल होगा कि क्यों करनी है, हम्म तो अगर मैं उनको कायल कर लूंगा तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझे इजाजत दे दे कि आप जाए शादी कर लें। कोई इतराज नहीं होगा नहीं, उनको? बिल्कुल नहीं होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट पे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? डायलॉग की सूरत में आप उनको जवाब दें जरा। मैं नहीं कहूंगा यार मेरी लत्तां खिंचनियां छड़ दो बड़ी हो गई बस ये ਹੁਣ थैंक ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ मुसलमान हो जाओ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ बस। वाह, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात की है हाँ वैसे जी। आपने। थैंक यू सो मच नासिर अदीब साहब के आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नासिर अदीब साहब ने आज खुल के बातें की हैं, वो बातें भी की हैं जो कि वो पहले किसी और प्लेटफॉर्म के किसी और पहले प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।